नमस्कार। 3-4 दिनों के गैप के बाद आज मैं फिर आपके समक्ष बरेली रेंज के एक जनपद शाहजहांपुर की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 3-4 दिन मैं शासकीय कार्य से भी और कुछ व्यक्तिगत कार्यों से भी आपके बीच नहीं आ सका था। कुछ मित्रों ने ये कहा है कि आप इस बात को पहले बता दिया करें ताकि इंतज़ार न करना पड़े। बात उनकी बिल्कुल सही है, गलती मेरी तरफ से है। लेकिन ये कार्य अचानक ऐसा आया कि लास्ट एपिसोड यानी 207 रिकॉर्ड करने के बाद ही मुझे बाहर जाना पड़ा। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली घटना थी, बहुत हृदय विदारक घटना थी। बात 5 सितंबर 2020 की है। थाना सिंधौली है, गांव सहेली है, सकरिया नाला है। दुल्लेपुर एक गांव है, उससे थोड़ा दूर पर जो सहेली गांव की हद के भीतर एक सकरिया नाला है। नाले के भीतर से कुछ कुत्ते एक बोरी को, एक दरी को खींच रहे थे और उसमें से एक शव, ये क्लियर नहीं था कि ये किसी पशु का है, किसी व्यक्ति का है, क्या है, लेकिन वो अच्छे से लपेटा हुआ था, इससे लग रहा था कि शायद किसी व्यक्ति का होगा। थाना सिधौली पर प्रभारी निरीक्षक को किसी ने सूचना दी कि साहब इस तरह से सकरिया नाले में ऐसा लगता है कोई बॉडी है, बहुत ढेर सारे कुत्ते उसको बार बार खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन एक हाथ उसमें से बाहर आया है जिससे इस शंका को बल मिल रहा है कि संभवतः यह किसी व्यक्ति की लाश होगी। पुलिस पहुंची, वहां पर तमाम गांव के लोग इकट्ठा थे, कौतूहल से देख रहे थे। महिला कांस्टेबल्स, सारे कांस्टेबल्स सब वहां पहुंच गए और बॉडी को किसी तरह उस दलदल में से खींचकर निकाला गया। एक दरी में लिपटी हुई एक प्लास्टिक की पन्नी के भीतर एक प्लास्टिक की यूरिया की बोरी, और बोरी में से जब बाहर निकाला गया तो चीखें निकल गईं। किसी महिला का शव था, कई टुकड़ों में कटा हुआ। हल्ला हो गया, लोग देखने को आ गए। महिला की उम्र, रंग, किसी के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था। एक तो बॉडी पानी में थी, दूसरी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 6-7 दिन पुरानी है। तुरंत एसपी रूरल शाहजहांपुर अपर्णा गौतम, जो इस समय एसपी औरैया हैं, वो उस समय देहात क्षेत्र का प्रभार उनके पास था, उनको बताया गया। उन्होंने एस आनंद एसपी शाहजहांपुर को बताया, सीओ, बाकी सब लोग दल बल के साथ वहां पहुंच गए। जो एसओपी होती है इस तरह से अज्ञात शव या किसी ऐसे शव जिसकी शिनाख्त होने में ज़्यादा दिक्कत हो, जो उसकी एसओपी होती है, उसके लिए सभी लोग बुलाए गए। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, सर्विलांस की टीम, फोटोग्राफर, लेडी कांस्टेबल्स, इन सब लोगों को बुलाया गया। और जो वहाँ पर प्राइमरी काम होता है फ़ोटोग्राफी करने का, येलो टेप से चारों तरफ से उसको घेर देने का, किसी तरह के कोई इम्प्रिंट अगर वहाँ पर हैं, फुटप्रिंट या किसी तरह के वाहन के कोई प्रिंट, तो उसको उसके कास्ट यानी उसका सैंपल वहाँ से निकालने का। बिल्कुल अज्ञात था शव, तो उसका छाप, अंगुष्ठ, जिसको थंब इम्प्रेशन कहते हैं, उसको लेने का, क्योंकि बाद में अगर शिनाख्त नहीं होती है तो इन्हीं सब चीज़ों से उसकी शिनाख्त की जाती है। हैंड स्वैब भी लेने की प्रथा अभी पिछले 5-7 सालों से चली है। कॉटन से उसके हाथ का स्वैब, उसके हाथ को गीली रुई से उसे निकाल कर उस पानी को, और उसको एक शीशी में बंद कर दिया जाता है। हैंड वॉश कहते हैं उसको। सर्विलांस की टीम ने अपना काम शुरू किया।
BTS निकाले गए। डॉग स्क्वाड भी बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं पाया, ऐसा लगता है कई दिन पुरानी घटना थी, इसलिए घटना में लिप्त लोग या घटना तक पहुंचने वाले लोग, ऐसा लगता था कि कई उसके बाद से बहुत से लोग वहां आए गए हैं और डॉग भी स्मेल से कंफ्यूज हो रहा था। खैर, इस टुकड़े टुकड़े हुई लाश का पंचायतनामा बामुश्किल तमाम भरा गया। PM के लिए लाश भेज दी गई। लाश क्या थी? एक पुलिंदा था। अंग सब थे लेकिन एक पुलिंदे में बंधे हुए थे। चूंकि लड़की थी, शिनाख्त नहीं हुई थी, उम्र का कुछ पता नहीं था, तो 3-4 क्वेरीज के साथ इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहला, इस महिला की या इस लड़की की उम्र क्या थी? दूसरा, बॉडी कितनी पुरानी थी? तीसरा, क्या शव के साथ यानी महिला के साथ मृत्यु पूर्व कोई यौन शोषण या यौन हिंसा की बात तो नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि इन सारी क्वेरीज का आंसर करना डॉक्टर्स के लिए कितना मुश्किल होगा जब बॉडी इतने टुकड़ों में हो और बॉडी इतनी पुरानी हो गई हो। खैर, PM में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। इंजरीज की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि वो पूरा पन्ना, आप में से किसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रोफार्मा शायद नहीं देखा होगा। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रोफार्मे को नेट पर गूगल पे जाके देख लें। 10-12 पन्ने का प्रोफार्मा होता है। बॉडी के चित्र बने होते हैं, रेखा चित्र। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर उस रेखा चित्र पर इंगित करता है कि किस प्रकार की चोट किस पार्ट में लगी है। और बहुत ढेर सारे कॉलम होते हैं बॉडी को उसको खोलकर उसमें जो खाने के अवशेष होते हैं उससे वो अंदाज़ लगाता है कि कितने दिन का शव होगा, मरने से पहले कितनी देर पहले उसने खाना खाया होगा। फिर हड्डियों के एक्सरे और उसके जोड़ से उसकी उम्र का, खासकर लड़कियों के मामले में उसकी उम्र का पता लगाने का काम किया जाता है। तो सारी इंजरीज़ यानी सारे पार्ट्स जब काट काट के अलग अलग किए गए होंगे तो उसकी जो इंजरीज़ थी वो उसमें लिस्ट में लिखी गई। वो कॉलम नहीं पूरा हुआ, उसके बाद भी बहुत लंबी, मुझे याद नहीं है कि शायद 50 या 40 इंजरीज़ के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र होगा। तय पाया गया कि ये महिला की हत्या हुई है। गांव दूल्हेपुर के चौकीदार राम अवतार से हत्या का एक मुकदमा थाना सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर में लिखाया गया। क्राइम नंबर 538/20, धारा 302-201 IPC, हत्या और हत्या के जुर्म को छिपाने या उसके साक्ष्य को मिटाने से संबंधित। गांव चौकीदार उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ब्रिटिश पीरियड का है, ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटिश पीरियड में पुलिसिंग का बड़ा अहम टूल था, बड़ा अहम हथियार था, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था। इसकी एक ड्रेस खाकी रंग की होती है, एक बेल्ट होती है जिसको चपरास कहते हैं, जिसमें पीतल का एक बड़ा सा बकल होता है जिसमें ये खुदा होता है कि किस गांव का गांव चौकीदार है ये। एक लाल रंग की पगड़ी जिसे साफा कहते हैं, वो साफा बांधा करता है। लाल पगड़ी से चौकीदार की पहचान होती है। पहले ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बहुत स्ट्रांग था कि उस समय थाने पर जो सिपाहियों की या सब इंस्पेक्टर की संख्या बहुत सीमित होती थी और एक एक थाने में 100-100, 150-150 गांव हुआ करते थे। इस इंस्टीट्यूशन को अंग्रेज़ों ने, बरतानिया हुकूमत में अंग्रेज़ी शासकों ने इसको बहुत ही स्ट्रांग बना दिया था। चौकीदार जो कहेगा वही माना जाएगा। चौकीदार की जिम्मेदारी थी कि गांव के क्राइम की सूचना देगा। उस समय ये सूचना उनके राजस्व से रिलेटेड थी कि कौन कौन लगान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन बगावत पर आमादा है। ये सूचना चोरी से अंग्रेजी हुकूमत तक चौकीदार पहुंचाया करते थे। और लाल पगड़ी देखकर गांव पूरा घर के भीतर हो जाता था कि पता नहीं किसके ऊपर ये उंगली रख दे, पता नहीं किसके ऊपर ये शक जाहिर कर दे, पता नहीं किसकी चुगली ये थाने पर जाकर थानेदार को बता दे। लेकिन अब जब कांस्टेबल्स पर्याप्त मात्रा में
थानों पर आ गए, पुलिस अधिकारी पर्याप्त मात्रा में थानों पर आ गए, तो अब इनकी उतनी अहमियत नहीं रही। लेकिन फिर भी अज्ञात लाशों का वादी हमेशा गांव चौकीदार होता है, क्योंकि कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाहता मुकदमा लिखाने के जब तक कि उससे सीधा कोई संबंध न हो मृतक का। अगर मृतक अज्ञात है तो मुकदमा लिखाने का काम गांव के चौकीदार से कराया जाता है। सूचना चौकीदार से कराई जाती है। लाश को बाहर निकालने और उसको पंचायतनामा के लिए तैयार करने का काम चौकीदार से कराया जाता है। किसी के घर में चोरी हो जाए और वो व्यक्ति बाहर हो, कोई न हो घर में, ताला टूट जाए, तो ये सूचना भी ग्राम चौकीदार थाने को देता है। ये उसकी ड्यूटीज़ में है। थाने पर हाजिरी लगाता है हफ्ते में 2 बार, और उसे मानदेय भी मिलता है। तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन मानदेय दिया जाता है। अब इस मानदेय की राशि काफ़ी हो गई। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब ये 150 रुपये हुआ करती थी। खैर, चौकीदार ने हत्या का एक मुकदमा, अज्ञात महिला या लड़की की हत्या का एक मुकदमा लिखवा दिया। बीटीएस से और बाकी और जो हमारे तंत्र में चीज़ें थीं उससे कुछ बातें पता नहीं लगीं। कुछ बातें का मतलब महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई, लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिर वही मैनुअल मुखबिरी का सहारा लिया गया। इंस्पेक्टर ने, सीओ ने और अपर्णा गौतम ने वहाँ लोगों को लगाया कि पता करो आखिर ये महिला कौन हो सकती है। उस गांव की, उस नाले की, सकरिया नाले की जो लोकेशन है, उससे ऐसा नहीं लगता कि कोई बाहर से व्यक्ति आकर किसी गाड़ी से इस लाश को वहाँ डाल जाए। इस लाश को जो भी लाया है पैदल पैदल ही लाया है, ऐसी बात उसकी ज्योग्राफी से कन्फर्म हो गई। तो ये पता करना था कि ये लाश आसपास के किस गांव से लाई गई है। सभी में आदमी लगाए गए, कोशिश की गई कि कोई गायब हो, क्योंकि गुमशुदगी भी किसी की कहीं थाने पर अंकित नहीं थी। इसी बीच जो आदमी लगाए गए थे तंत्र, अपने मुखबिरों के तंत्र में कॉन्टैक्ट्स को लगाया गया था, इन्फॉर्मर्स को लगाया गया था, तो उन्होंने एक बात बताई लौटकर 2-3 दिन बाद कि गजोधर की 14-15 साल की लड़की है नीमा, ये गायब है। और गजोधर के बाप और भाई भी गायब हैं। घर में सिर्फ माँ है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता है कि लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है और उसके बाप कहाँ हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि और इसकी बच्ची को कौन पहचान सकता है, तो ये बताया गया कि नीमा का चाचा है, गजोधर का भाई, उससे उस लड़की वो उस लड़की को बहुत उससे लगा हुआ था, बहुत उससे मोहब्बत करता था, प्यार करता था, बच्चे की तरह मानता था और उसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले जाता था। बहुत अपनी बच्ची की तरह वो उसको मानता था। कहा गया कि उसको थाने पर ले आइए। गजोधर के भाई सेवाराम सन ऑफ पुत्तूलाल निवासी दूल्हापुर सिधौड़ी थाना, सिधौली शाहजहाँपुर। पुलिस इनको थाने पर ले आई। पोस्टमार्टम करने के बाद शरीर से उतारे हुए कपड़े या कोई अंगूठी या कोई भी सामान जो शरीर पर है उसको उतार कर एक पोटली बनाई जाती है जो थाने को वापस कर दी जाती है। थाने के मालखाने में ये रख दी जाती है कि कभी अगर शिनाख्त की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग किया जाएगा। जो भी उसके, चूँकि जो बॉडी मिली थी वो कपड़ों में ही उसे काटा गया था, उसके अंग अंग कपड़ों में, तो जो कपड़े उतारे गए अलग अलग बॉडी पार्ट्स से वो पोटली में बना के रख दिए गए। जब सेवाराम थाने पर पहुंचा तो पोटली से वो कपड़े टुकड़े टुकड़े निकाल कर उसे दिखाए गए। कपड़ों को देखते ही सेवाराम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा ये कपड़े मैं ही लाया था, ये नीमा के कपड़े हैं। फ़ोटो उसको दिखाई गई लेकिन फ़ोटो इतनी डिस्टॉर्टेड हो गई थी कि वो अच्छे से देख भी नहीं पाया और उसका कहना था कि उसकी हिम्मत नहीं है इसे देखने की। मैं उस बच्ची को जब से पैदा हुई है तब से अपने पास ही रखता था, वो मुझसे बहुत लगाव रखती थी। बॉडी की शिनाख्त हो गई कि ये नीमा, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसका शव था। उसके इतने टुकड़े किए गए थे।
गजोधर और उसका बेटा रामनिवास गायब था। बड़ा नेचुरल है शंका उन्हीं पे गई कि जिस दिन ये बॉडी रिकवर हुई है उसके 3 दिन 4 दिन पहले से ही वो दोनों गायब थे। और पोस्टमार्टम में शव का जो समय बताया गया वो 8 दिन पुराना बताया गया। खैर, गजोधर की तलाश शुरू हुई। अनपढ़ आदमी कितना भागता। अपनी ससुराल के पास के एक गांव से पकड़ा गया। उसका बेटा रामनिवास तब पकड़ में नहीं आया, वो कहीं और भाग गया। पुलिस उसको ले आई। फिर वही कोशिश की गई कि मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ के इससे सच्चाई का पता लगाया जाए। लेकिन साहब, लातों के भूत कभी बातों से नहीं माने। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतनी लंबी पुलिस सेवा के बाद। खैर, कोशिश बहुत की गई, जब नहीं पता लगा तो फिर अध्याय वाली पूछताछ शुरू हुई। एक स्टेज पर आकर टूटा और उसने कहा कि मैं सब बताऊंगा, मेरे साथ कोई ज्यादती न की जाए। उसने बताया कि घटना के यानी 5 तारीख की बात है, ये जब बॉडी मिली थी 5 सितंबर की। तो अगस्त में 27-28 तारीख की यानी 7-8 दिन पहले की बात वो बता रहा था। डेट एग्जैक्ट उससे निकाली गई जितना उसने बताया था समय के बारे में, कि मैं और मेरा बेटा खेत के काम से लौट के घर आया। हम लोग खाना खा ही रहे थे, तभी नीमा की माँ ने बताया कि देखो इसकी उम्र 14 भी पूरी नहीं हुई, इस कलमुही पेट से है। और गांव वाले ताना मार रहे हैं क्योंकि अब इसका गर्भ दिखाई पड़ने लगा है। गजोधर का कहना है कि ये बात मैं सहन नहीं कर पाया। मैं तुरंत उठा और मैंने अपनी बेटी को, नीमा को मारना शुरू किया। मैं यही पूछता रहा कि बता दे ये किसका बच्चा है, किसके साथ तूने मुँह काला किया है, तुमको बदनामी का भी डर नहीं लगा। मैं कैसे गांव में, कैसे रिश्तेदारों में अपनी शक्ल दिखाऊंगा। जब ज़्यादा मारपीट करने, पहले तो वो कुछ नहीं बोली, जब ज़्यादा मारपीट उसके साथ की तो उसने यही कहा कि चाहे बोटी बोटी काट दो, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। फिर उसके भाई रामनिवास ने मारना शुरू किया। तब भी उसने यही कहा कि बोटी बोटी काट डालोगे तब भी नहीं बताऊंगी। बीच बीच में रोक के ये लोग उससे ज़बरदस्ती भी पूछते रहे, कौन है, बड़ा है, छोटा है, साथ का है, किस जात का है। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ के कि शायद उससे कुछ वो अंदाज़ा लगा सकें, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और उसने कहा कि मैं किसी कीमत पे नहीं बताऊंगी। गुस्से में लाल गजोधर ने अपनी पत्नी से कहा कि तू निकल के बाहर चल, तेरी बेटी है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, 9 महीने तेरे पेट में रही है, और उसे घर के बाहर निकाल दिया। रामनिवास भीतर से यानी नीमा का भाई फरसा ले आया और बोला कि आज तो बोटी बोटी ही काटूंगा, तू बताएगी कैसे नहीं, तेरा मन है बोटी बोटी कटने का तो बोटी बोटी काट दूंगा, तू बताएगी कैसे नहीं। लेकिन उसने वही जिद, वही रट कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगी। बातचीत की इस जद्दोजहद में गजोधर ने फरसे से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर में शरीर भी ठंडा पड़ गया। भीतर, चूंकि घर के भीतर मारा था तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाहर ले जाना था। ये हुआ कि कोई बोरी, कोई प्लास्टिक, कोई कपड़ा ले आओ जिससे इसको बांध के ले चलें बाहर। यूरिया खाद की बोरियां गांव में बहुत कॉमन होती हैं जो प्लास्टिक की होती हैं। वो प्लास्टिक की 2 बोरियां रामनिवास घर से खोज के ले आया। लेकिन बड़ा शरीर, बच्ची थोड़ी लंबी थी, सामान्य से थोड़ा लंबी थी, उसका शरीर
नहीं आया बोरी में। फ़ौरन उसके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को काट के अलग अलग कर दिया गया। फिर बोरी में उसको रखा गया। फिर भी ऐसा लगा कि ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिर इसी बीच में रामनिवास यानी नीमा का भाई, उसको जाने क्या सनक सवार ही उसने पेट में फरसा मार के पेट को फाड़ दिया और हाथ से नवजात को बाहर निकाल लिया। 4 साढ़े 4 महीने का शिशु था और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को एक बोरी में, खाद की जो बड़ी वाली बोरी होती है उसमें भर के, दूसरी वाली बोरी को उसके मुहाने की तरफ से नीचे चढ़ा के और नीचे उसे सूजे से, सुतली से सिलाई कर दी। ब्लीडिंग चूंकि बहुत ज़्यादा थी तो ब्लड उस बोरी से भी रिस रिस के बाहर निकल रहा था। झोपड़ी के ऊपर डालने वाली जो पॉलीथीन होती है वो निकाल कर लाई गई। बाप बेटे उसे निकाल कर लाए और उसे, उस पुलिंदे को उस प्लास्टिक में अच्छे से बांध दिया ताकि ब्लड बाहर न गिरे। और फिर घर में रखी हुई एक पुरानी दरी में उसको लपेट लिया। बाप ने उस गठरी को सर पे रख लिया और रात में ही वो नदी की तरफ चले, सकरिया नाला की तरफ। बाप बेटे दोनों सकरिया नाला पहुंच गए। जिन लोगों ने देखा था उन्हें ऐसा लगा कि कोई सिर पर ये कोई अनाज या कोई किसी चीज़ की बोरी सिर पर रखे हुए है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि अपनी बेटी या बेटे या किसी व्यक्ति की लाश को इतने बंडल में बांध के सिर पर लेकर कोई जाएगा। सकरिया नाले पर पहुंचकर नाले के भीतर थोड़ी दूर तक चले गए और पानी के भीतर ही हाथ से मिट्टी हटाकर गड्ढा सा बनाकर उसमें उस पूरे पुलिंदे को नीचे डाल के उसे गाड़ दिया। हाथ पैर धोकर और अपने कपड़े, जिनमें बहुत ढेर सारा ब्लड लगा हुआ था, उनको वहीं पर साफ़ किया। अच्छे से साफ़ करके गीला कपड़ा ही पहन के वापस घर को आ गए। ये बात सुनते ही रूह कांप गई पूछताछ करने वालों की। कैसे कैसे, पहले किसने मारा, क्या काटा गया, कौन सा, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, इंजरी से उसको वेरीफाई किया गया। जो बात ये कह रहा है वो सही है। एक एक वार का जिक्र चोटों के रूप में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फीटस का डीएनए सैंपल बचाकर रखने की बात भी लिखी हुई थी कि जो फीटस है उसका डीएनए सैंपल प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो आज भी रखा हुआ है। रामनिवास 7 सितंबर तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसके पिता गजोधर यानी मृतका नीमा के बाप को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। डीएनए फीटस का आज भी प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन ये बात आज तक पता नहीं लग पाई कि वो गर्भ था किसका, कौन था वो लड़का या व्यक्ति जिसके लिए नीमा ने जान दी लेकिन जुबान नहीं खोली। और हमारा यानी पुलिस का काम ये है कि जिस दिन उसका पता लग जाए, डीएनए सैंपलिंग करा के एक नाबालिग से दुराचार, यौनाचार के आरोप में हम उसे जेल भेज सकें। पूरा गांव माँ बाप को दोषी मानता है, आज भी मानता है। समाज, सोसाइटी या उस गांव के लोगों का ये कहना है कि माँ बाप ने अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखी। उनको ऊंच नीच के बारे में क्यों नहीं बताया।
कच्ची उम्र और उसकी दुश्वारियों के बारे में माँ बाप ने क्यों नहीं बताया। लोगों ने यह भी कहा कि टीवी बहुत देखती थी, बहक गई। ज्ञान देने वाले हर जगह हैं। आज भी गांव वालों को और माँ बाप को कोई अफसोस नहीं है। बाप जेल में है, भाई बाद में गिरफ्तार हुआ, जेल भेजा गया। और वो तथाकथित समाज जिसकी यूनिट वो गांव है या कोई मोहल्ला होता या कोई खाप होता, वो यही कहते कि गलती की तो सज़ा पाई, इसमें कौन सी बात है। बाप की गलती थी, जेल गया, लड़की की गलती थी, मारी गई। लेकिन ये कोई विचार नहीं करता कि ये एक हत्या हुई है। हम उस समाज की बात कर रहे हैं जो 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 इस पर टिप्पणियां करता है। एक हत्या हुई है, एक अबोध बालिका की हत्या हुई है, एक नासमझ की हत्या हुई है, एक बच्ची की हत्या हुई है। कौन इसका जिम्मेदार है? वो तो उसका जो होना था बेचारी का हो गया, आगे इसको कैसे रोका जाए? किसकी गलती है? कानून अपनी जगह बहुत साफ है। एक उम्र की सीमा निर्धारित है कि इसके बाद ही आप शादी करेंगे या इसके बाद ही आपको ऐसा माना जाएगा कि आप शादी के लिए परिपक्व हैं, इस तरह के संबंध के लिए भी आप परिपक्व हैं। लेकिन समाज आज भी कहता है कि वही दोषी थी, ऐसा उसने क्यों किया, माँ बाप ने क्यों नहीं बताया। माँ बाप की गलती है, जो गलती की है माँ बाप ने, उसकी सज़ा वो जेल में बाप बिता रहा है, और लड़की ने जो गलती की उसकी सज़ा उसको मिली। अब आप बताइए, समाज के ठेकेदारों का क्या किया जाए? इनकी सोच को कैसे बदला जाए? कौन जिम्मेदार है? उस बच्ची ने जो किया और मरते दम तक उसने ये नहीं बताया, ताकि उस आदमी से पूछा जाता, उस लड़के से पूछा जाता, तुमने ऐसा क्यों किया, और उस लड़की के साथ ही वो पूरी बात, वो पूरी कहानी, वो पूरा किस्सा ख़त्म हो गया। इस तरह बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की जो घटना, समाज का जो रवैया है, इसके कारण ही संभवतः हुई, ये घटी या घटती है। कृपा करके आप भी सोचें, कैसे रुकेगा ये? कौन रोकेगा ये? कौन जिम्मेदार है? किसकी बात लोग मानेंगे? कब समझेंगे ये लोग? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।